हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर। पार्ट 1 में हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर की क्या क्या टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग के पैटर्न क्या क्या रहते हैं। इंडिया में मेनली हम देखते हैं तो 3 टाइप के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जायद की फसलें हम उगाते हैं। तो चलिए आज हम समझेंगे एग्रीकल्चर में पार्ट 2, जो क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगेन वेलकम टू माइंड विंडोज एंड लेट्स स्टार्ट टू एग्रीकल्चर पार्ट 2। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, और ये आप कहोगे कि क्लाइमेट के हिसाब से और ईयर में मौसम कैसा रहता है, वेदर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हमें फसल चेंज करनी पड़ती है, एक टाइप की फसलें हम नहीं उगा सकते क्योंकि मौसम उसके अनुकूल नहीं रहता है। तो इंडिया में आप देखोगे तो 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है खरीफ, दूसरा हो जाएगा रबी और तीसरा होता है जायद। तो खरीफ, रबी और जायद 3 टाइप के हम कहेंगे क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो हम कहेंगे कि खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून आएगा तो उसके आने पे जो उगाई जाती है फसलें, आप ये मान सकते हो कि जून जुलाई में मानसून आता है, तो मानसून के आने पर या उनसे आने से थोड़ा सा पहले जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगी। ये मेनली उगाई जाती हैं जून जुलाई में। जून जुलाई में जब मानसून आता है तब ये उगाई जाती हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है सितंबर अक्टूबर में। यानी कि ये कह सकते हो कि जो गर्मी के मौसम वाली फसलें होती हैं जून जुलाई में उगाई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं दिवाली के अराउंड, तो उनको हम कहेंगे खरीफ। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे हैं इस सीजन की, कौन कौन सी क्रॉप्स हो जाएंगी, जैसे पैडी, धान हो जाएगा। इसके अलावा आपको मेज, मक्का हो जाएगा। जवार होता है, इसमें बाजरा होता है। इसके अलावा आपका तूर अरहर की जो दाल होती है वो इसमें आती है। मूंग वाली दाल जो है ये खरीफ सीजन में हो जाएगी। उड़द वाली दाल इसमें आती है। कॉटन, जो कपास हम उगाते हैं, खरीफ में आ जाएगा। जूट के जो रेसे होते हैं ये भी आपका खरीफ में आ जाएगा। इसके अलावा जो ग्राउंड नट, मूंगफली जो है वो भी खरीफ में आते हैं। आप देखोगे कि खरीफ में मूंगफली उगाते हैं। अक्टूबर नवंबर में जो है ये हार्वेस्ट कर ली जाएगी, तब फिर अक्टूबर नवंबर जो है सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर ली जाएगी। फिर हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो जाती है नवंबर में, तो मूंगफली आपको खाने को मिल जाती है, भून के खिला देते हैं, तो ये हो जाएगा। और आपकी सोयाबीन भी आपकी खरीफ की फसलें हो जाएंगी। सो एक बार फिर से हम सारा ध्यान रखेंगे। पैडी चावल हो जाएगा, पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये सारी की सारी फसलें जो है खरीफ की फसलें हो जाएंगी। मैच द फॉलोइंग्स में आती है कि अरहर आपको दे दिया जाएगा कि ये रबी की है, ये खरीफ की है, तो आपको पता होना चाहिए। मूंग दे देंगे, उड़द, कॉटन दे देंगे, जवार, बाजरा, मक्का दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप गाँव से बिलोंग करते होगे और आपके फादर या मदर में से कोई किसान होगा तो आप उस चीज़ को देख पाओगे, आपने काम भी किया होगा तो आसान हो जाएगा। नहीं हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, और पिक्चर के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर। राइस की हम बात करें तो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है, वो हो जाएगा असम है, वेस्ट बंगाल है। कोस्टल रीजन्स होते हैं हमारे उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है ये। इसके अलावा केरला में, महाराष्ट्र में, कोंकण जो कोस्ट होता है इस पे उगाया जाता है, यूपी में, बिहार में। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि पंजाब और जो हरियाणा है वहाँ पे पैडी जो है कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे उगाई जाती है। तो पंजाब और हरियाणा में भी आजकल पैडी की फसलें जो है वो उगाई जा रही है, तो पंजाब हरियाणा में भी इसमें आ जाएगा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर इन असम। असम में आप देखोगे तो 3 टाइप की क्रॉप वहाँ पे पैडी की उगाई जाती हैं एक साल में। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही होता है, उड़ीसा में। तो ये 3 टाइप के क्रॉप्स, ओस, अमन और बोरो, ये कई बार पूछी गई हैं। ओस, अमन और बोरो कौन सी फसल की, यानी कि कौन सी क्रॉप्स की टाइप्स हो जाएंगे, तो हम कहेंगे पैडी की हैं, जो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाती हैं। ये 3 टाइप्स हैं, ओस, अमन, बोरो, पैडी की टाइप्स हो जाएंगी जो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रबी। रबी जो है ठंड वाली फसलें होती हैं,
तो रबी क्रॉप्स रिक्वायर कूल क्लाइमेट, इनको क्लाइमेट जो है वो ठंडा क्लाइमेट चाहिए। सो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर इन इंडिया, इनको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, जैसे गेहूं है इनको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, इसलिए ये विंटर में उगाई जाती हैं इंडिया में। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर दिसंबर में ये सोइंग सीजन होता है, बोई जाती हैं, और अप्रैल टू जून में ये काट ली जाती हैं। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल मई जून में ये काट ली जाती हैं। जब सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हो जाएंगी रबी की, जैसे वीट है, बार्ले हो जाएगा, पीज मटर होती हैं, ग्राम चना हो जाएगा, मस्टर्ड सरसों हो जाएगी, ये जो है रबी की हो जाएंगी। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया इन लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन। नॉर्थ और जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका होता है वहाँ पे रबी की फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। विंटर में जो वो बारिश होती है वो हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो ये कह रहे हैं कि ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन एंड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है ठंड में, उससे ये फसलें बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो जाती हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तो हम देखते हैं गेहूँ और चावल की खेती के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया गया था, HYV सीड्स को यूज किया जाता है। तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसका असर इंडिया में भी देखने को मिलता है, उससे पानी की सप्लाई हो जाती है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन में जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स की हेल्प मिलती है, उससे भी इनमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है। थर्ड टाइप का आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है जैद, जिनको बोला जाता है, यानी कि दोनों सीजन के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है, उस थोड़े टाइम पीरियड के बीच में 2 से ढाई महीने फसल हमारी ज़मीन खाली रहती है, तब कुछ ऐसी फसलें उगा ली जाती है जिसको जैद बोला जाता है। तो ये रबी और खरीफ दोनों सीजन के बीच में जो थोड़ा सा सीजनल ब्रेक होता है, छोटा सा सीजन होता है समर मंथ्स में, उसको जैद सीजन बोला जाता है। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जैद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर, इसमें होता है वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन आ जाएगा, मस्क मेलन है, वेजिटेबल्स, कुकम्बर हो जाएगा, फोडर क्रॉप्स, ये जवार वगैरह इसमें उगाली जाती हैं। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, हम मतलब इसमें यही होता है कोई भी बेल लगा दी लौकी की, इसके उसकी, तो ये सब इसमें करा जाता है जैद के सीजन में। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, शुगर केन की हम बात करें तो गन्ना, उसको पूरा साल लग जाता है, पूरे साल एक ही फसल रहती है, तो इसको 1 साल लगता है पूरा पकने में। अब हम मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। ये डिपेंड करता रहता है वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कैसी है, उसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मेजर क्रॉप्स हमारी जैसे राइस हो जाएगा, मेजर क्रॉप्स हो जाएगा, वीट गेहूँ है, मेजर क्रॉप्स है, मिलेट्स हो जाएगा, पल्सिस दालें हो जाएंगी, चाय है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, ऑयल सीड मस्टर्ड्स हो जाएगा, कॉटन है, जूट है, ये हमारे मेजर क्रॉप्स हो जाएंगे जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। सो राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सिस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। राइस की हम बात करते हैं, सबसे पहले मेजर क्रॉप्स में हम पढ़ेंगे राइस है। राइस क्या होता है? इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ज़्यादातर लोग जो है राइस खाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी होती है जो रोटी खाना पसंद नहीं करती, राइस खाना पसंद करती है। तो ये स्टेपल फूड होता है मेजोरिटी ऑफ पीपल का इंडिया में। हमारी कंट्री जो है राइस के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगी चाइना के बाद। चाइना में सबसे ज़्यादा राइस होता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पे आता है राइस के मामले में। ये कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में मेनली खरीफ के मौसम में, खरीफ क्रॉप के तौर पे इसको उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। 25 डिग्री सेल्सियस तो वो गर्मी में ही पॉसिबल हो पाएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, और इसको रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए, अब वो 100 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि इसको 25 सेंटीमीटर सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल इसको अब वो 100 सेंटीमीटर चाहिए। तो इससे
जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पे वो इरिगेशन प्रैक्टिस की हेल्प से उगाया जाता है। ट्यूबल्स या वेल्स की हेल्प से, जो कुएं खोदे जाते हैं, ट्यूबल से पानी प्रोवाइड कराया जाता है, इरिगेशन की प्रैक्टिस की हेल्प से राइस को उगाया जाता है। अब राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस को उगाया जाता है मेनली नॉर्थ वाले इलाके में। ये आप जो देख पा रहे हो सर्कल में जो दिखाए गए हैं, नॉर्थ वाला इलाका जो गैंगेटिक बेल्ट हम जिसको बोलते हैं वहाँ पे, और जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका होता है असम और उसके आसपास वाला, तो वहाँ पे उगाया जाता है। तो मैप में आप सर्कल करोगे, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्लेन्स में राइस को उगाया जाता है। इसके अलावा जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, दोनों तरफ का जो समुद्र से लगता हुआ इलाका है, कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे राइस को उगाया जाता है। और जो डेल्टिक रीजन्स होते हैं वहाँ पे राइस को उगाया जाता है। Development of dense network of canal irrigation and tubers have made it possible to grow rice in area of less rainfall such as। तो ये कह रहे हैं कि इरिगेशन प्रैक्टिस की आने की वजह से, ट्यूबल्स और कुएं बनने की वजह से राइस को उगाना पॉसिबल हो पाया है ऐसे एरिया जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है। तो वहाँ पे कैनाल्स की हेल्प से नहरें निकाली गई, वहाँ से पानी की सप्लाई करी जाती है, ट्यूबल्स जो है वो लगाए जाते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज हो पाए, जिसकी हेल्प से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट हो गया, या वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है जहाँ पे अच्छी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, तो वहाँ पे इनकी हेल्प से जो है वो राइस उगाया जाता है। इरिगेशन प्रैक्टिस की हेल्प से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में कैनाल, ट्यूबल्स की हेल्प से इरिगेशन करी जाती है और फिर राइस उगाया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतना पानी नहीं होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। सो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस क्रॉप। राइस के क्रॉप के लिए कैसे ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ पे ये कल्टीवेट किया जाता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए खरीफ क्रॉप। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर इसको बारिश चाहिए। यदि कम रेनफॉल वाले इलाके हैं तो इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न। हमने देखा था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में ये उगाया जाता है। इसके अलावा जो कोस्टल और डेल्टिक रीजन्स होते हैं वहाँ पे राइस को उगाया जाता है। With the help of irrigation now it is also cultivated in the low rainfall area। इरिगेशन फैसिलिटीज आने की वजह से ऐसे एरिया जहाँ पे कम बारिश होती थी जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ हिस्से, वहाँ पे राइस जो है अब इरिगेशन फैसिलिटीज आ गई हैं, ट्यूबल्स आ गए हैं, वेल्स आ गए, कैनाल्स आ गई हैं, तो राइस को उगाया जाता है। नेक्स्ट इज द वीट। यदि हम गेहूं की बात करें तो ये भी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, अनाज के मामले में सेकंड नंबर पे आता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री का मेन फूड क्रॉप है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो मेन फूड क्रॉप्स के तौर पे वीट को यूज किया जाता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाले में। ये वाली जो फसल होती है इसको बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम चाहिए होता है जब इसको हम बो रहे होते हैं। तो जब इसका सोइंग सीजन आएगा, फसल को बोया जाएगा, उस टाइम पे इसको कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, ठंडे सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये पकने पे आती है, राइपन होती है, पकती है, तो ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, यानी कि जब ये पकेगी तो इसको एकदम सनशाइन चाहिए, धूप चाहिए बहुत ज़्यादा, और जब इसको बोया जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। देर आर 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। पूरे कंट्री में आप कहोगे कि 2 टाइप के वीट ग्रोइंग जोन्स होते हैं। पहला तो ये वाला है गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो डब्बे में आपको दिखा रखा है, गंगा और सतलुज के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे वीट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो ब्लैक सोइल है दक्कन में, वहाँ पे सोइल जो है वीट काफ़ी अच्छा होता है। स्टेट्स में हम बात करें तो पंजाब हो जाएगा आपका, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें राइस जो है काफ़ी उगाया जाता है। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आप ध्यान रखोगे, पंजाब हरियाणा गेहूं में भी थे, चावल में भी थे, राजस्थान यूपी ये भी थे, बिहार और मध्य प्रदेश अलग से आ जाएंगे। बिहार मध्य प्रदेश वीट प्रोड्यूस करने वाले राज्यों में आएंगे।
नेक्स्ट इज द गिव द जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द वीट प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन के लिए जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी, तो हम कहेंगे कि ये एक रबी क्रॉप होती है, इसको कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और जब ये पकने पे आएगी तो ब्राइट सनसाइन चाहिए होगा। इट रिक्वायर रेन बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली। 50 से 75 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ग्रोइंग सीजन में, और गंगा सतलुज के प्लेन्स में और दक्कन के जो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मिलेट्स। मिलेट्स को मोटा अनाज बोला जाता है, तो इसमें आएगा आपका जवार, बाजरा, रागी। ये आपका जवार है, बाजरा, रागी। अभी 2023 को हम देखें तो मिलेट्स ईयर के तौर पे जो है मनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया गया 2023 को, क्योंकि ये जो मोटा अनाज होता है ये जल्दी से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जवार, बाजरा और रागी ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स जो होते हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, इनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है, मोटा अनाज बोला जाता है। इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। रागी की हम बात करें तो रागी जो है वो आयरन, कैल्शियम और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें रिच होती है। रफेज इसमें काफ़ी अच्छा होता है। जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। जवार जो है तीसरे नंबर पे आता है खाने में। पहले पे हमने देखा कि चावल है, गेहूं है और फिर जवार हो जाएगा। तो जवार जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन। ये जो है रेन फेड क्रॉप्स होती है, ये ग्रोन करी जाते हैं मोस्टली जो मोइस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे इसको उगाया जाता है। इनको बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बारिश का जो पानी होता है उसी से ये जो है अपने आप को इरिगेट कर लेती है। बाजरा की हम बात करें तो ये जो बालू ज़मीन होती है, सैंडी सोइल है या शैलो ब्लैक सोइल है, वहाँ पे उगाया जाता होता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोइल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक ठाक सोइल में ये जो है पैदा हो जाता है। इसलिए राजस्थान में जो बालू रेत है वहाँ पे बाजरा काफ़ी ज़्यादा होता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। मैप में आप देखोगे इसके बाद आएगा यूपी, पहले नंबर पे राजस्थान, देन आपका यूपी, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, हरियाणा है, गुजरात हो जाएगा। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। रागी की हम बात करें तो ये सूखे इलाकों में जो है वो उगाई जाती है एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सोइल्स। इसके साथ साथ ये जो है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सोइल्स में भी जो है उगाई जाती है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रागी जो है प्रोड्यूस होती है। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। इसके बाद आएगा आपका तमिलनाडु, देन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तरांचल हो जाएगा, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है आपका मेज। मेज में आ जाएगा मक्का। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फोडर एंड फूड। ये ऐसे क्रॉप है जो फूड और फोडर यानी कि चारे के तौर पे और खाने के तौर पे दोनों तरीके से यूज की जाती है। हम भी इसको खा लेते हैं और ये फोडर के तौर पे एनिमल्स को भी खिलाई जाती है, गाय भैंसों को भी डाली जाती है। ये एक खरीफ क्रॉप में आ जाएगी। इसको 21 से 27 सेंटीमीटर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ओल्ड एलोवियल सोइल में इसको उगाया जाता है। इसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन की हेल्प से इसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कुछ मेज प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में आ जाएंगे आपका कर्नाटका, यूपी, बिहार। सबसे ज़्यादा कर्नाटका है, फिर यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद है पल्सेज। पल्सेज में दालें हो जाएंगी। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर भी है पल्सेज का। हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ के साथ हम इनको जो है कंज्यूम भी करते हैं। ये जो है वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है दालों को। मेजर पल्सेज इंडिया में उगाई जाती हैं, जैसे तूर, अरहर की दाल हो जाएगी, मूंग है, पीज, मटर हो जाएंगे, इसमें ग्राम, चना हो जाएगा। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर। इनको बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है, कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दिस क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी। यदि आप ये पल्सेज उगाओगे, दालें उगाओगे तो इससे आपकी सोइल भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। हमारी जो ज़मीन होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकती है, तो उसको नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और ये काम जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स
करती हैं, यानी कि पल्सेज करती है। तो इनको लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोला जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। देयरफॉर दे आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, इसलिए इनको रोटेट कर करके बोया जाता है, क्योंकि इनके दो फायदे हो जाएंगे, पहले इनसे प्रोडक्शन भी हो जाएगा और दूसरा आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया में मेनली पल्सेज उगाई जाती है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, देन यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका। सो ये हो जाएगा वाई इज देयर डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, तो आप बता दोगे क्योंकि फिजिकल डाइवर्सिटी है, कल्चर काफ़ी अलग है, सोइल काफ़ी अलग है, क्लाइमेट अलग हो जाएगा, इसकी वजह से पाई जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न आप बता दोगे 3 टाइप के होते, तीनों हमने डिस्कस किए, तो इसका अच्छा खासा आंसर आप लिख लोगे। तो यह हमारा सेकेंड पार्ट था जिसमें हमने क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें कि 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, इसके अलावा मेजर क्रॉप्स की बात करी। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।